अब हम पढ़ने जा रहे हैं जुमला सवालिया या जुमला इस्तिफामिया। क्या बोलेंगे उसको? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे उसको? अभी हमने ये 2 सेंटेंस बनाना सीखे थे, असर्टिव पॉजिटिव, बल्कि ये एक ही सेंटेंस है लेकिन एक असर्टिव पॉजिटिव था, असर्टिव सेंटेंस था एक पॉजिटिव, और एक असर्टिव सेंटेंस था क्या? नेगेटिव। एक मुस्बत था और एक मनफी था। इसके बनाने का तरीका ये था, सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद अदर्स। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट मॉडल वर्ब के साथ नोट लेकर आ रहे थे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर्स। ये 2 सेंटेंसेस अभी हम पढ़ रहे थे। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको, वो ये 2 सेंटेंसेस हैं, बल्कि ये एक ही सेंटेंस है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये इंटेरोगेटिव, एक इसमें मुस्बत है और एक इसमें मनफी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? जुमला सवालिया या जुमला इस्तिफामिया। इसको आसान लफ्जों में क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो इंटेरोगेटिव यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जुमला सवालिया, इसको आसान लफ्जों में क्या बोल सकते हैं आप? क्वेश्चन सेंटेंसेस। जुमला खबरिया असर्टिव सेंटेंस, उसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस था। बनाने का तरीका यह था कि उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर मॉडल वर्ब आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब वर्ब। और ये जो क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, ये दरअसल 2 तरीके के क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्वेश्चन सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो सवाल होता है जिसका जवाब आप यस या नो से दे सकते हैं। एक तो जुमला सवालिया वो होता है जिसका जवाब आप यस या नो से दे सकते हैं, यानी हाँ या ना में आप जिसका जवाब दे सकते हैं। एक वो सवाल होता है जिसका जवाब आप हाँ या ना से नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं, क्या आप पढ़ते हैं? तो इस सवालिया जुमले में गुंजाइश है कि आप इसका जवाब हाँ या ना से दे सकें। क्या आप पढ़ते हैं? जी हाँ, मैं पढ़ता हूं। या अगर आप नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, सोते हैं, तो भी आप बोल सकते हैं नहीं, मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं पढ़ता हूं। ठीक है। तो एक तो वो सेंटेंस होता है यस और नो सेंटेंस, एक तो वो होता है जिसके जवाब में आप हाँ या ना से जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसमें आप हाँ या ना से जवाब नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर, आप क्या पढ़ते हैं? तो क्या आप इसके जवाब में बोलेंगे हाँ? दिल पे हाथ रख के बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या पढ़ते हैं, आप बोले हाँ, तो ये जवाब हो गया सवाल का? सवाल दीगर व जवाब दीगर हो गया। ठीक है, सवाल कुछ और जवाब। आज हम जो सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन सेंटेंस, ये वो वाले क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम हाँ या ना से जवाब दे सकते हैं। जिसका, कौन से क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं? जिसका जवाब हम हाँ या ना से दे सकते हैं। इसी मुनासबत से हम इसको क्या बोल सकते हैं? यस और नो क्वेश्चन। क्या बोल सकते हैं इसको? यस और नो क्वेश्चन, या यस नो क्वेश्चन, या यस और नो क्वेश्चन। तो कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम? कौन सा क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ रहे हैं? यस और नो क्वेश्चन। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस को बनाने का तरीका और यस और नो क्वेश्चन को बनाने का तरीका, इसमें क्या अलग होता है वो आप यहां से समझिए। पहले यहां पर क्या आ रहा था? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहां क्या आ रहा था? मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब हम इसको यस और नो क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले क्या आएगा? मॉडल वर्ब। पहले क्या आएगा? मॉडल वर्ब आएगा पहले। यस और नो क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो क्या आएगा पहले? जी, मॉडल वर्ब आएगा पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद दीगर मुताल्लिकात। ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट मॉडल वर्ब वर्ब था, यहां पर मॉडल वर्ब सब्जेक्ट वर्ब है। यहां पर था सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब, यहां पर है मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी कि अगर हम यहां पर बोल रहे हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई सब्जेक्ट था इसमें, कैन मॉडल वर्ब था, स्पीक वर्ब था,
और इंग्लिश जो था वो उसका ऑब्जेक्ट था। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। जब हम इस सेंटेंस को यूं पूछें, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते, सबसे पहले तो ये मुतय्यन करिए कि ये हाँ या ना वाला सवाल है। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? जी हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, हाँ या ना वाला ही सवाल है, यस और नो क्वेश्चन ही है। तो अब यहां जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो आई जो सब्जेक्ट यहां पर पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा। अब क्या आएगा? पहले मॉडल वर्ब आएगा। अब यहां पर देखिए, कैन पहले आ गया, कैन, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन पहले आ गया, फिर उसके बाद क्या आएगा? मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा? फिर आएगा सब्जेक्ट। जी, कैन यू, फिर उसके बाद वर्ब, मॉडल वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, मॉडल वर्ब कैन, यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अब लफ्ज क्या जो है इसके लिए अलग से कोई लफ्ज लाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में। यस और नो क्वेश्चन में क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं में क्या लफ्ज जो है इसके लिए इंग्लिश में अलग से कोई एक्स्ट्रा लफ्ज लाने की जरूरत नहीं पड़ती। मॉडल वर्ब को जब आप शुरू में रखते हैं तो उसी से ये मफहूम पैदा हो जाता है यस और नो वाले क्वेश्चन का। मेरी बात समझ में आ रही है? जी, आई कैन स्पीक इंग्लिश या यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? अब ये अगर बोलना हो तो बस सिर्फ तब्दीली क्या होगी कि मॉडल वर्ब को हम शुरू में लेकर आ जाएंगे और सब्जेक्ट को बाद में लेके आ जाएंगे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। समझ में आई बात? सेम रूल अप्लाई होगा तमाम दूसरे मॉडल वर्ब्स में। ही कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता था। क्या वो इंग्लिश बोल सकता था? कुड ही स्पीक इंग्लिश। कुड मॉडल वर्ब क्या हो गया? शुरू में आ गया। अच्छा, उसको इंग्लिश बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश। क्या उसको इंग्लिश बोलनी चाहिए? शुड ही स्पीक इंग्लिश। ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसको जरूर इंग्लिश बोलनी चाहिए। क्या उसको इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए? मस्ट ही स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसी तरीके से ही मे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। और इसको अगर हम यस और नो वाला बनाएं, क्या वो इंग्लिश बोल सकता है? मे ही स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। यस और नो क्वेश्चन बनाने के लिए जो तब्दीली करनी है हमको वो ये करनी है कि मॉडल वर्ब को हमको शुरू में लेकर आ जाना है। जब हम मॉडल वर्ब को शुरू में ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट फिर क्या हो जाएगा? बाद में आ जाएगा। ठीक है, मॉडल वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। ये चूंकि अभी हम मॉडल वर्ब से पढ़ रहे हैं इसलिए अभी हम मॉडल वर्ब का लफ्ज बोल रहे हैं। जब आप टेंसेस पढ़ेंगे तो टेंसेस में मॉडल वर्ब नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो मॉडल वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली होती रहेगी। अब देखिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये हो गया मुस्बत। मनफी बनाने के लिए मनफी बनाने के लिए दो तरीके हैं। मनफी बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप जो मनफी बनाने के लिए नोट लगाते हैं उसको मॉडल वर्ब के साथ मिलाकर ही बोल दें। अगर मिलाकर बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कांट यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कांट यू स्पीक इंग्लिश। अगर आप गर्दान करेंगे इसकी तो यूं होगी इसकी गर्दान, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, कांट आई स्पीक इंग्लिश। यानी मिलाकर आप बोलें, कैन और नॉट दोनों को मिलाकर बोल दें कांट। दूसरा तरीका यह है कि आप मिलाकर ना बोलें नॉट को, बल्कि अलग अलग बोलें। अगर आप अलग बोलेंगे तो फिर कैन के साथ जो नॉट है उसको वर्ब के साथ मिलाकर बोलेंगे, फिर कैन के साथ मिलाकर नहीं बोलेंगे। अगर नॉट को अलग बोलेंगे तो फिर नॉट को कैन के बाद नहीं बोलेंगे बल्कि कहां बोलेंगे? वर्ब के साथ मिलाकर बोलेंगे। या तो आप बोले कांट यू स्पीक इंग्लिश या फिर कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। लिखने में ज्यादातर ये वाली ताबीर जो है मुस्तामल है, बोलचाल में ये वाली ताबीर ज्यादा मुस्तामल है, कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वैसे आप लिख बोल सकते हैं जैसे भी, गलत नहीं होगा, लेकिन ये कि बस थोड़ा सा फर्क रहता है। कांट यू स्पीक इंग्लिश या कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये दोनों के माना एक ही होंगे, बस बोलने का थोड़ा सा फर्क है,
मिलाकर भी बोल सकते हैं और अलग अलग भी बोल सकते हैं। कांट यू स्पीक इंग्लिश भी बोल सकते हैं और कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश इस तरह भी बोल सकते हैं। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश, कांट आई स्पीक इंग्लिश, ये 4 सेंटेंसेस आपके हो गए हैं। ठीक है।